नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। पिछले साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे थे। पिछले साल की चारधाम यात्रा से उत्साहित उत्तराखंड सरकार तैयारियों को फिनिशिंग टच दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 17 फरवरी को चारधाम यात्रा तैयारी की समीक्षा बैठक भी लेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं दोनों के बीच क्या खास बातचीत हुई। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा 12 दिन पहले पूर्व शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में ही यात्रा ने ऑल टाइम का रिकॉर्ड बनाया था। 46 लाख यात्री आए थे। व्यवस्थाएं भी कम पड़ गई थी। मुख्यमंत्री से लेकर सरकार ने बहुत प्रयास किए और यात्री भी सकुशल गए। हालांकि चार धामों में कुछ व्यवस्थाएं भी दिखी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जी हैं। सर, इस बार चारधाम यात्रा समय से पहले शुरू हो रही है। एक बड़ी चुनौती भी है और आप भी कई मंचों पर कह चुके हैं कि बीते वर्षों का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो सर, ये कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है? नहीं, हमारे सामने चुनौती पिछले वर्ष भी थी और इस वर्ष भी अच्छी यात्रा करने का पिछले साल की जो यात्रा हुई है उस यात्रा से और अच्छी यात्रा हो, ये हमारे लिए एक चुनौती है। और हमने पिछले वर्ष जो कुछ काम और होने थे यात्रा में, और सुविधाजनक चीज़ें होनी थी, सुरक्षा की दृष्टि से होनी थी, अवस्थापना की दृष्टि से होनी थी, उन सभी पर हम पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और कमिश्नर के लेवल पर, उनके लेवल पर पहले बैठक हो चुकी है और जल्दी ही मैं भी इस पर बैठक करूंगा। और लगातार हमको इस बार भी सूचनाएं जो मिल रही हैं, चारों धामों में इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। अभी से बुकिंग इत्यादि होटलों के बारे में जो जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं, वो मैं समझता हूं कि गत वर्ष से भी ज़्यादा लोग इस बार यात्रा में आएंगे। सर, आपने कहा है कि पौड़ी जिले को भी चारधाम यात्रा सर्किट से कैसे जोड़ा जाए, इसके प्रयास होंगे, क्योंकि पौड़ी ऐतिहासिक पौराणिक शहर है। गढ़वाल का मंडल भी है पौड़ी। तो सर, पौड़ी को भी क्या इस बार की यात्रा सीजन से जोड़ा जा सकता है या किसी प्रकार श्रद्धालु पौड़ी तक जाएं, इसके लिए कुछ और प्रयास होंगे? नहीं, पौड़ी देखिए हमारा बहुत ही सांस्कृतिक और पौराणिक और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र है। जिस प्रकार की वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार का वहाँ का मौसम है, वातावरण है, पर्यावरण है, वो हर दृष्टि से चारधाम यात्रा पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल स्थान है। इसलिए हमारा प्रयास होगा। मैं पौड़ी में 2 दिन स्वयं वहाँ रहा हूँ और सभी जो भी आगे भविष्य में वहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जो गतिविधियाँ हो सकती हैं, यात्रा को पौड़ी की तरफ से भी चलाया जा सकता है, उन सभी पर हमने विचार किया है अधिकारियों के साथ और निकट भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा कि यात्रा वहाँ से भी चले। बद्रीनाथ जी में जोशीमठ एक प्रमुख स्थान है जहां दरारें आने पर 8 एजेंसियां काम कर रही हैं। आने वाले समय में सर, यात्रा में जोशीमठ को लेकर क्या तैयारी होगी और आप लोग जो केंद्र को राहत पैकेज की डिमांड कर रहे हैं वो कब तक फाइनलाइज होगा और ये कितना बड़ा आपको लगता है होना चाहिए, ताकि जोशीमठ, जैसा आपने वायदा भी किया है कि सुरक्षित होगा, सुगम होगा, लोगों की आर्थिकी भी प्रभावित नहीं होगी? जल्दी ही, चूँकि अब सभी जो 8 एजेंसियां काम कर रही हैं उनकी रिपोर्टें आनी शुरू हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद अंतिम रूप से उस पर फैसला लिया जाएगा और जो एनडीएमए कंपाइल करके जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और मुआवजे और पुनर्वास को लेकर हम जल्दी ही उसका प्लान कर रहे हैं। हमारा मंत्रिमंडल की भी बैठक होगी, हम उसमें भी चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सभी का अच्छा पुनर्वास हो, उचित पुनर्वास हो और जो सबकी ज़रूरत है वो ज़रूरत के अनुरूप हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें इसमें संपूर्ण तरीके से उनका भी आशीर्वाद है, उनका भी सहयोग है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ शहर के लिए हर संभव केंद्र की सरकार सहायता करेगी। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने चारधाम से लेकर जोशीमठ पर अपना प्लान पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि प्रभावितों की मदद में सरकार कोई कमी नहीं आने देगी और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लिहाजा किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तैयारियों का एक रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है कि किस तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है ताकि जो यात्रा है वो सुगम हो सभी यात्रियों के लिए। इसके लिए किस तरीके से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने
सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की है। और इसी के साथ चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए, चारधाम यात्रा इस बार और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है क्योंकि जोशीमठ आपदा भी है और इस बीच तैयारियों को लेकर और खास इंतजाम करने की जरूरत है। पिछली बार जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे, यात्रा हुई थी, उसको देखते हुए आगे किस तरीके से सरकार बढ़ रही है? आपने उनसे खास बातचीत भी की है। ये एक बड़ी बैठक होगी, इसमें यात्रा से जुड़े सभी बड़े अफसर, सभी विभाग, सभी लोगों को तलब किया गया है। इससे पहले बीते सोमवार को जो गढ़वाल मंडल के सभी डीएम और कप्तान हैं, उनकी बैठक इसी केस में हुई थी। चार धाम यात्रा रोटेशन समिति के भी संपर्क में है सरकार, क्योंकि इस बार करीब 5% महंगी हो सकती है यात्रा। जो अभी तक का आकलन है, जो वाहन आदि का भाड़ा है, इसमें इजाफा होना भी तय है। तो राज्य सरकार की ये प्रयास होगा स्वास्थ्य, परिवहन और हेली सर्विसेज को लेकर जो दिक्कतें आती हैं कि पायलट और जो संचालन कंपनियां हैं वो अधिक पैसे ले रहे हैं, या जिसके नाम टिकट बुक है उसको यात्रा ना कराकर किसी और को यात्रा करा रहे हैं। इस प्रकार की दिक्कतें भी राज्य सरकार की लिस्ट में है, जिसको दूर करना चाहती है। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। बीते वर्ष 46 लाख लोगों ने करीब चारधाम यात्रा में अलग अलग धामों का सफर किया है और अपनी जो आस्था है, अपनी जो श्रद्धा है, वो धामों में व्यक्त की है। राज्य सरकार के ये आंकड़े सीधे तौर पर बताते हैं कि इस बार की यात्रा और बड़ा रूप लेगी। हालांकि राज्य सरकार के सामने जो जोशीमठ की समस्या है, इसको लेकर कल प्लान कैबिनेट ने एक मोटे तौर पर बना लिया है, जिसमें पुनर्वास से लेकर किराए से लेकर यदि किसी को मकान बनाने की स्थिति नहीं है तो उसको मकान बनाकर भूमि पर बनाकर देने की व्यवस्था भी कैबिनेट बैठक में तय की गई है। अब इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाना है ताकि जोशीमठ की जो बाधा है वो दूर हो सके और चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी और पूरे देश नहीं विदेशों की भी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लिहाजा राज्य सरकार इसको लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि फरवरी माह में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बैठक ले रहे हैं और कल का अपना वो एजेंडा रखेंगे अफसरों के सामने और अफसरों का भी फीडबैक लेंगे कि और क्या बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पिछली बार जिस तरीके से तकलीफें आई थी उसको ध्यान में रखते हुए इस बार और ज्यादा सरल किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? इस बार 2-3 बड़े फेरबदल किए गए हैं। जो मेरी गढ़वाल आयुक्त से भी बातचीत हुई थी, उनका इंटरव्यू हमने प्रसारित किया था। इस बार जो हेली बुकिंग का काम है वो IRCTC जैसी कंपनी को दिया जा रहा है। IRCTC भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आती एक वेबसाइट है, जिससे लोग फूड और अपने ट्रेवल टिकट इत्यादि ट्रेन के विशेषकर बुक कराते हैं और बहुत वो विश्वसनीय वेबसाइट है, भारत सरकार के अधीन है। इसको हेली टिकटिंग का काम दिया जा सकता है, जो अभी तक की प्लान है। इसके अलावा खाना लोगों को कैसे समय पे अलग अलग स्थानों पर मिल सके, इसके लिए स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों से भी बातचीत चल रही है पर्यटन विभाग की। हालांकि अभी अंतिम दौर पे नहीं है। जहां तक आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, तो रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार का बीते वर्ष थोड़ा कमजोर रहा। उसकी वजह यह थी कि नया अनुभव था और जिस प्रकार से कॉल्स आ रहे थे कोविड के बाद, 2 साल बैक टू बैक यात्रा कोविड के कारण बाधित रही और तीसरे वर्ष खुली थी, तो दबाव बहुत ज्यादा था यात्रियों का और तैयारियां उस मुतालिक नहीं थी और इतना उम्मीद भी नहीं थी कि इतने पर्यटक आएंगे। परंतु इस बार ये सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है और उम्मीद यही है कि एक बेहतर व्यवस्था राज्य सरकार देगी। बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर इंतजाम किए जाते हैं, ये भी सरकार के लिए चुनौती रहती है। उसके क्या इंतजाम रहेंगे सुदीप? जी देखिए, सुरक्षा से ज्यादा कुंभ यात्रा माफ कीजिएगा चार धाम यात्रा में सबसे ज्यादा जो चुनौती होती है राज्य सरकार के सामने, जब बाहर से यात्री बहुत बड़ी संख्या में ऋषिकेश आता है, रोटेशन समिति से वो वाहन लेके टैक्सी आदि लेकर चारधाम यात्रा के सफर पर निकलता है, तो वहां उसके ठहराव की, भोजन की और जो शौचालय आदि हैं उनकी व्यवस्था बेहतर हो। जहां तक सुरक्षा की बात है, तो पुलिस चारधाम यात्रा में सुरक्षा से ज्यादा इंफॉर्मेशन का काम करती है, लोगों को बताने का काम करती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल SDRF फोर्स का होता है, जो पुलिस के अधीन है। मसलन यदि कहीं वाहन गिर गया है या यदि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसे बचाना। और पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड, देखिए आप जब मैदान से आते हैं वहां का टेम्परेचर कुछ और है, ऑक्सीजन प्रेशर कुछ और है। पहाड़ में जब आप जाते हैं तो स्थितियां भिन्न होती हैं, तो वहां पे मेडिकल रिस्पॉन्डर के तौर पर भी इनकी जिम्मेदारी अहम होती है। क्योंकि हमने देखा यात्री जो ट्रैक पर फंसे, तबीयत बिगड़ी या कुछ लोगों की मौत भी हुई,
तो एसडीआरएफ फोर्स ही उनको लेकर नीचे तक सड़क तक आई, जहां से उनको एम्बुलेंस या दूसरे वाहन मिल पाए, जिससे वो आगे गंतव्य तक शव को ले जाया जा सका। तो पुलिस की सुरक्षा से ज्यादा इस विषय में ड्यूटी महत्वपूर्ण हो जाती है कि लोगों का केयर करना, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करते रहना और उन तक एक जानकारी पहुंचाना, ये इस पर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। काशी के कॉरिडोर के तर्ज पर हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र को भी विकसित करने का प्रस्ताव बुधवार को धामी कैबिनेट में पारित हुआ है। जिस प्रकार शिव भक्तों के लिए महाकाल और काशी का निर्माण कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर अब गंगा घाट का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है, इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी, देखिए हर की पैड़ी को भी भव्य रूप दिया जाएगा, क्या कुछ इसके लिए प्लानिंग है? काशी विश्वनाथ बनारस में देखते हैं एक बड़ा गलियारा बनाया गया है। जो पहले इलाका बड़ा कंजेस्टेड होता था, अब वो बहुत भव्य दिव्य रूप ले चुका है, खुल चुका है। जहां 2 से 4 यात्रियों को आने में दिक्कत होती थी, अब वहां बहुत बड़ी संख्या में यात्री आ पा रहे हैं, अपनी आस्था अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और गंगा जी में आचमन कर जल लेकर भी जा रहे हैं। हर की पैड़ी की भी स्थिति कुछ इसी प्रकार से है। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो हर की पैड़ी का क्षेत्र है वो बाबा महाकाल और उज्जैन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कल की कैबिनेट बैठक में निर्णय भी ले लिया है। अब बहुत जल्दी इलाके का मास्टर प्लान तैयार करके इसके सभी एंट्री एग्जिट तैयार करके एजेंसी का चयन किया जाएगा और एक मास्टर प्लान के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, क्योंकि हर की पैड़ी देश ही नहीं विदेशों में एक महत्व स्थान रखती है और देश ही नहीं विदेशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है, बाबा बद्रीनाथ का काम मास्टर प्लान के तहत रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है और अब हर की पैड़ी भी विकसित होगी। तो जो देश और दुनिया से श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं उनको आने वाले समय में एक बदला, एक भव्य रूप हर की पैड़ी का दिखेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सभी जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खास रहेगा। ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को देहरादून पहुंच रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी। कल शाम 4 बजे भगत सिंह कोश्यारी पहुंचेंगे देहरादून। एयरपोर्ट से डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचेंगे कोश्यारी के भव्य स्वागत की तैयारियां जारी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, शुक्रवार को देहरादून पहुंच रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी। कल शाम 4 बजे भगत सिंह कोश्यारी पहुंचेंगे देहरादून और इसी के साथ एयरपोर्ट से डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचेंगे और उनके भव्य स्वागत के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं ताकि उनका भव्य स्वागत किया जाए। पूर्व राज्यपाल हैं वो, उन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है और अब वो देहरादून पहुंच रहे हैं, इसके लिए उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। कल शाम 4 बजे आपको बता दें भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचेंगे। तो सुदीप बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी, देखिए भगत सिंह कोश्यारी को पहुंचना है, क्या उनके खास कार्यक्रम है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? देखिए हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कल शाम 4 बजे भगत दा मुंबई से देहरादून उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे वरिष्ठ नेता हैं। 3 बार ऐसा हुआ कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उत्तराखंड में। हालांकि वो किन्हीं कारणों से अलग अलग वजहों से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में केंद्र और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ये कद का ही प्रभाव है कि वो महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल रहे हैं। वो करीब 1 वर्ष पूर्व भी कह चुके थे कि अब वो राज्यपाल नहीं रहना चाहते, स्वास्थ्य कारणों से और अन्य वजहों से वो अपने गांव घर जाकर अब थोड़ा आराम करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात राजनीतिक रूप से इस ओर भी इसे देखा जा रहा है
कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर उनसे राजनीतिक सलाह भी लेते रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि अब भगत दा का जो कद है यूं तो बड़ा है ही, अब उत्तराखंड की राजनीति में वो एक्टिव रूप से दिखेंगे, सत्ता के वो दूसरे केंद्र होंगे, या एकांत रूप से बागेश्वर के निकट बने अपने मकान में ही वो अपना जीवन यापन करेंगे और अपनी एक पुस्तक भी लिखना चाहते हैं, जो हमारी जानकारी है। तो देखना होगा कि अब भगत दा का अगला रूप, अगला कार्यकाल कैसा होगा, क्योंकि वो बहुत सामाजिक हैं और बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं। सबसे मिलना, बातचीत करना, समस्याओं को सुनना, तो उनकी ये जो एक्टिविटी है वो भी ये बताती है कि भगत दा उम्र में जरूर बड़े हैं, लेकिन एक्टिविटी में, कामकाज में जरा भी पीछे नहीं है। बिल्कुल। और कितना वक्त वो बिताएंगे उत्तराखंड में सुदीप, इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाई है? उत्तराखंड के लिए रिलीव हुए हैं महाराष्ट्र से और अपनी रिक्वेस्ट पर रिलीव हुए हैं। तो अब वो फिलहाल उत्तराखंड में ही रहेंगे। हमारी जानकारी ये है कि कल 4 बजे एयरपोर्ट पर आने के बाद वो डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में जाएंगे और 1-2 दिन बाद वो बागेश्वर की ओर जा सकते हैं, अपने पैतृक गांव, अपने पैतृक घर की ओर जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। 7 दिनों से जेल में बंद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उनके साथियों को बुधवार को सशर्त जमानत मिल गई है। बुधवार रात को सभी लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया है। सीजेएम कोर्ट ने सभी युवाओं को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि बिना अनुमति धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे और ना ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। बॉबी पवार सहित दूसरे युवाओं को जमानत मिलने से शहीद स्मारक में बैठे युवाओं में खुशी की लहर है। बता दें, उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े युवा 8 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। 8 फरवरी को रात के समय पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन उठाने और छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने के चलते 9 फरवरी को हजारों युवा सड़क पर उतरे आए थे। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसके बाद बॉबी पवार और 12 दूसरे युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सबसे पहले जो देहरादून के बार एसोसिएशन की जो तमाम जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस केस को बड़ी सख्ती से लड़ा और आज हम बाहर आ गए हैं। और उसके उपरांत जो हमारे साथी इतने दिनों से हमारे जेल के अंदर रहते हुए भी जिन लोगों ने उम्मीद नहीं तोड़ी, जिन लोगों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा, जो अभी भी अडिग हैं अपने मांग पर, उनका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ इस मुहिम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार ने लागू किया है, इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए ये कहा है कि आने वाले सभी भर्ती परीक्षाएं नकल मुक्त और पारदर्शी रूप से करवाई जाएंगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हम तो सभी छात्र छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों को अपने योग्यता, अपनी क्षमता जो उनके अंदर है, उस योग्यता क्षमता पर कहीं उनको ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी योग्यता क्षमता के होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परीक्षाओं में भाग लेकर भी जो है उसमें चयन नहीं हो पा रहा है। ये सारी व्यवस्था नकल अध्यादेश के आने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गई है। आगे सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, नकल विहीन होंगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का स्वागत किया है। उन्होंने इस कदम के लिए प्रदेश की धामी सरकार को बधाई दी। कैलाश शर्मा ने कहा है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार धांधली की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर सरकार ने कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेजने का काम किया। नकल करने वालों और नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार अब नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आई है। हमारे प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ी चिंता हमारे उत्तराखंड के शिक्षित प्रशिक्षित सभी नवयुवक नवयुवतियों के लिए था, बार बार जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही थी उन परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा था या करवाया जा रहा था, उसको रोकने के लिए उचित दंड के साथ प्राविधान करते हुए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व ने पार्टी संगठन की चिंता के अनुसार, जनता की आवश्यकता के अनुसार
नकल विरोधी कानून बनाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और हमारे प्रदेश के युवा के हित में, प्रदेशवासियों के हित में जो भी करने की आवश्यकता होगी, मुझे विश्वास है हमारी सरकार वैसा करेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कभी भी क्षम्य नहीं होगी। जो भी अनुचित कार्य किसी के द्वारा भी किया जाएगा, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला होगा, उसे उचित दंड दिया जाएगा। हमारे प्रदेश उत्तराखंड के ऋषिकेश में G20 समिट की 2 बैठक 25 मई और 26 जून को होनी है। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अफसरों को समय से तैयारियां करने को कहा है, तो गढ़वाल आयुक्त ने भी बैठक में अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार G20 समिट में आने वाले मेहमानों को 7 स्टार सुविधाएं देने के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रही है। देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बुधवार देर रात धर्मपुर चौक के पास एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। गोदाम में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। उसी दौरान आग लगने से मौके पर रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। इस कारण आग ने और विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो सिलेंडरों में ब्लास्ट से सब कुछ खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। इतनी भीषण ये आग थी। देहरादून से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं किस कदर ये आग लगी है, जिसके बाद तत्काल मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद रहीं और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। एनएसए अजीत डोभाल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उनके पहुंचते ही यहां छात्रों में भारी उत्साह नजर आया। समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित कृषि मंत्री गणेश जोशी, डीजी आईसीआर डॉक्टर हिमांशु पाठक भी पहुंचे। इस दीक्षांत समारोह में कुल 2503 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। साथ ही 26 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक व 22 कांस्य पदक सहित विभिन्न अवार्ड भी प्रदान किए गए। इस बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। 70 में से 48 पदकों पर छात्राओं ने कब्जा किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की है। एबीवीपी का डेलीगेशन अपनी मांगों को लेकर देहरादून आरटीओ पहुंचा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि कई छात्र जो दूर दराज क्षेत्रों से डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ाई के लिए आते हैं, उन्हें समय सारणी के अनुसार मुफ्त पास उपलब्ध करवाए जाएं, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक हैं। अपनी इसी मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष दयाल सिंह भिष्ट ने आरटीओ को ज्ञापन सौंपा है। डीएवी महाविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जहाँ पे एक समय पे एशिया का ऐसा महाविद्यालय जहाँ सबसे ज़्यादा छात्र उस महाविद्यालय में पढ़ते थे। ऐसे महाविद्यालय में बहुत दूर दराज से, मतलब काफ़ी दूर दराज से यहाँ पे छात्र पढ़ने आते हैं। देहरादून के सभी विधानसभाओं के छात्र वहाँ पढ़ने आते हैं। आरटीओ को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो दूर दराज से जो बच्चे आते हैं उनके लिए फ्री पास की व्यवस्था हो। उन आरटीओ हमें एक समय सारणी दे, जिस समय सारणी में, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम के बच्चे या हमारे यहाँ बहुत एनसीसी की एक्टिविटी में जो बच्चे काम रुचि रखते हैं, वो अगर दूर दराज वाले बच्चे अगर उन कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं तो उनका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि उन्हें यातायात की उचित सुविधा नहीं मिल पाती है। ये भी और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।